Hey guys, I welcome you all to GSN लॉ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनको साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और तबलीगी जमात के लोगों को किन सेक्शंस के अंडर में गिरफ्तार किया गया था उसको भी समझेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो प्रेजेंट रिट पिटीशन है ये मौलाना आला हदरमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और जो ऑर्डर हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं वो 6/8/2020 का है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले में क्या कहा गया। गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच को ये बताया कि तबलीगी जमात वाले केस में जितने भी अक्यूज थे उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने डिसाइड किया है कि वो क्रिमिनल केस को लड़ेंगे और उन्होंने अपनी प्ली बार्गेनिंग की राइट को एक्सरसाइज करने से मना कर दिया। अब सवाल बनता है कि प्ली बार्गेनिंग मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये सीआरपीसी में सेक्शन 265A से लेकर सेक्शन 265L तक दिया गया है। अब इसमें जो अक्यूज्ड है वो प्रोसिक्यूशन से बार्गेन करता है या फिर हम कहें मोल भाव करता है कि हम अपने ऊपर लगे इल्जामों को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको हमारी सजा कम करवानी होगी। मतलब ये कि मान लीजिए किसी केस में प्रोसिक्यूशन चाहता है कि अक्यूज्ड को एटलीस्ट 10 साल की सजा मिले, तो अक्यूज्ड उनके पास जाएगा और उनसे कहेगा कि मैं अपने ऊपर लगे हुए जितने भी आरोप हैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन आपको मेरी सजा 5 साल के लिए ही मांगनी होगी। प्रेजेंट केस में इस ऑप्शन को इन 10 लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया और ये डिसाइड किया कि वो केस को लड़ेंगे। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि यदि ये लोग मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो अपॉलजी मांगी गई है उसको अगर ये दे देते हैं तो इनको परमिट किया जा सकता है भारत से बाहर जाने के लिए। अभी जितने भी 10 लोग हैं ये सब फॉरेनर्स हैं, इसीलिए इनके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट भी लगा है। लेकिन भारत के बाहर जाने की जो परमिट होगी वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स पे डिपेंड करेगी। जैसे ट्रायल कोर्ट में ही बेल ग्रांट करते समय कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि आपको शहर से बाहर नहीं जाना होगा एटसेट्रा। तो इस केस में भी ट्रायल कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकता है और यदि ऐसा ऑर्डर हो जाता है ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो फिर उनको भारत से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वरना ये लोग जरूर जा सकते हैं। अब कोर्ट ने इसमें क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने कहा कि इन 10 लोगों की जो पिटीशंस हैं डिफरेंट कोर्ट्स में उनको एक साथ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट दिल्ली के अंडर में ट्रांसफर कर दिया जाए और साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। साथ ही साथ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया कि इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और अगर हो सके तो 8 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड कर दिया जाए और 8 हफ्ते बाद फिर से इस केस की डेट लगेगी सुप्रीम कोर्ट में। अब थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इस केस में फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, ये कहते हुए कि ये लोग रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे थे जो कि इनके वीजा कंडीशंस की ब्रीच थी। साथ ही साथ इन लोगों ने कोविड-19 के लॉकडाउन का उल्लंघन किया था और जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस थीं उसके अंतर्गत रिलीजियस प्लेसेस को बंद करने की भी बात की गई थी। लेकिन इस चीज को ना मानते हुए जो पिटिशनर्स थे वो निजामुद्दीन मरकज में रुके हुए थे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर FIR कर दी गई कि इन्होंने फॉलोइंग ऑफेंसेस किए हैं। अब इन सारे सेक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस को देखेंगे। इसके सेक्शन 188 में किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की डिसोबीडियंस की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड-19 के समय पर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में जो DM हैं वो ऑर्डर्स निकालते हैं अपने शहर के कंडक्ट के लिए। यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे होंगे और साथ ही साथ पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर अनॉयंस होता है या फिर इंजरी हो जाती है किसी व्यक्ति को जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड है। अब इसमें आपको 1 महीने की सजा हो सकती है और 200 रुपए तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही। अब यहीं पर हम सेक्शन 3 ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के अंडर में कोई ऑर्डर पास किया गया है और उसको आप डिसोबे करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने सेक्शन 188 ऑफ IPC का उल्लंघन किया है, यानी कि यहाँ पर भी आपको सेम सजा मिलेगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 269 पे। यहाँ पर आप यदि
नेग्लिजेंटली किसी ऐसे डिजीज का इन्फेक्शन फैलाते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही। अब हमारे केस में जो भी तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, ये जानने के बावजूद कि उनकी होम कंट्री में भी कोरोना वायरस फैल चुका है, इन लोगों ने निजामुद्दीन मरकज में होने वाले समारोह में भाग लिया। अब ये ऐसे लोगों के पार्ट में नेग्लिजेंस ही तो है। फिर सेक्शन 270 बात करता है कि यदि आपने मेलाइनेंटली ऐसी डिजीज को फैलाने की कोशिश की जो कि डेंजरस टू लाइफ है, तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही। अब ये जो टर्म है मेलाइनेंटली, इसका अर्थ है कि आपको पता था पहले से ही कि आपका जो एक्ट है वो डेंजरस होगा। फिर सेक्शन 271 में डिसोबेइंग एनी क्वारंटीन रूल। अब इसके बारे में आप समझते ही हैं कि आपके ऊपर जो भी क्वारंटाइन के रूल्स इम्पोज किए गए हैं उनको आप ना माने। मतलब जैसे कुछ समय पहले हम लोग न्यूज में पढ़ रहे थे कि लोग हॉस्पिटल से भाग जा रहे थे, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 271 अट्रैक्ट होगा और इसके तहत आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही। फिर है सेक्शन 278 जो कि हमने वाइजैक गैस लीक वाले वीडियो में भी पढ़ा था। इसके अंतर्गत यदि कोई एटमॉस्फेयर को ऐसी क्षति पहुंचाता है जो कि किसी की हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। फिर आते हैं हम फॉरेनर्स एक्ट में। ये बात करता है अटेम्प्ट की टू कंट्रावीन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब एक्ट में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके खिलाफ यदि कोई फॉरेनर जाता है तो सेक्शन 13 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट अट्रैक्ट होगा। इस सेक्शन के अंदर ना ही सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन बल्कि अबेटमेंट और प्रिपरेशन भी एक ऑफेंस है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन किस चीज का होगा? या तो एक्ट के प्रोविजंस का, या फिर एक्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर्स निकाले गए हैं, या फिर किसी डायरेक्शन का कंप्लायंस ना कर पाना। ये सभी चीजें सबसेक्शन 1 में आएंगी। अब सबसेक्शन 2 के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति जानता है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने इस एक्ट के प्रोविजंस को कंट्रावीन किया हो और ऐसी नॉलेज के बावजूद आपने उस व्यक्ति को असिस्टेंस प्रोवाइड की ताकि वो अरेस्ट, ट्रायल या फिर पनिशमेंट से बच सके, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस व्यक्ति को अबेट किया है ऐसा कंट्रावेंशन करने के लिए। उसके बाद क्लॉज 3 में किसी पानी के जहाज का मास्टर या फिर एयरक्राफ्ट का पायलट अगर किसी फॉरेनर को भारत में लाने या फिर भारत छोड़ने में असिस्ट करता है इन कॉन्ट्रावेंशन विद द ऑर्डर और डायरेक्शन अंडर दिस एक्ट स्पेसिफिकली सेक्शन 3, तो ऐसे केस में जो मास्टर या फिर पायलट हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया था, और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो वो भी अबेटर की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनी पर्सन लिखा हुआ है। अब ये इसका एक्सेप्शन है, मतलब कि किसी शिप के कैप्टन या फिर किसी एयरक्राफ्ट के पायलट के ऊपर भी यही प्रोविजन लागू होगा। लेकिन यदि वो ये प्रूव कर देता है कि उसने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया था तो उसके ऊपर अबेटमेंट के चार्जेस नहीं लगेंगे। फिर सेक्शन 14 में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन की बात की गई है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी चीज को करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 14 अप्लाई होगा। पहला, या तो अपने वीजा की एक्सपायरी के बाद भी वो भारत के किसी एरिया में रह रहा हो, या फिर वीजा देते समय जो उसके ऊपर कंडीशंस लगाई गई थी उन कंडीशंस को वो व्यक्ति ना माने तो भी वो सेक्शन 14 में कवर हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा एक्ट आपने किया जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ जाता है और ऐसे प्रोविजन की सजा एक्ट में नहीं दी गई है तो भी सेक्शन 14 में वो व्यक्ति कवर हो जाएगा। अब ऊपर दी गई तीनों चीजों में से कोई भी यदि कोई फॉरेनर करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है। फिर उसके बाद बॉन्ड की बात दी गई है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो वीजा शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको पासपोर्ट रूल्स 1950 के अंडर में डिफाइन किया गया है, और ये जो रूल्स हैं ये पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत बनाए गए थे। फिर लास्ट में है सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसमें पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन दिया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर विदाउट रीजनेबल कॉज फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी लॉकडाउन के समय पर सरकार ने हमसे कहा कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप बाहर ना निकलें, तो जरूरी काम आपका रीजनेबल कॉज हो गया। लेकिन यदि ऐसा कोई रीजनेबल कॉज नहीं है आपके पास
और आपने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को या ऑफिसर को उसका कार्य करने से रोका तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। फिर हमारे केस में बी वाला पॉइंट अट्रैक्ट हुआ था। इसमें कहा गया है कि यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑर्डर जारी किया गया है उसको कंप्लाई करने से मना कर दिया तो भी आप इस सेक्शन के अंडर लायबल होंगे। अब ऐसी चीजें करने पर आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है या फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है या फिर दोनों ही। और यदि आपके ऐसे कार्य की वजह से किसी की जान चली जाती है या फिर कोई पर्सन इमिनेंट डेंजर में आ जाता है तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब नॉर्मली 1 साल तक की सजा होगी, बट यदि आपके कार्य की वजह से किसी व्यक्ति के ऊपर खतरा आ जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्रिप्शन से ही इस चैनल की मदद होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी की तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।